Hello everyone, myself Owen Samanto. I am from मिदनापुर कॉलेज ऑटोनोमस। मेरा सिलेक्शन हुआ है इंटीग्रेटेड पीएचडी में आईएमएससी चेन्नई में। मैं आज आप लोगों के साथ मेरा इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगा। मेरा इंटरव्यू पैनल में 3 प्रोफेसर्स थे और उन्होंने पहले मुझे मेरा जो फेवरेट टॉपिक्स हैं वो पूछा था और मैंने बोला था क्वांटम मैकेनिक्स। तो उन्होंने पहले एक क्वांटम के क्वेश्चन से स्टार्ट किया। उन्होंने एक हैमिल्टनियन दिया था जो अल्फा 1 प्लस बीटा 2 -1 2 इस फॉर्म में था और इसके बाद इस मैट्रिक्स का उन्होंने आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करने को बोला था। और पहले इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये आया। इसके बाद हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग आइगन वैल्यूज h माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगर इस टर्म को राइट साइड में ले आने के बाद प्लस माइनस अल्फा माइनस बीटा आएगा और इसका 2 टर्म आएगा यहाँ पर, प्लस टर्म्स और माइनस टर्म। प्लस टर्म के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर एक लैम्डा का वैल्यू आएगा 3 बीटा और माइनस के लिए लैम्डा आएगा 2 अल्फा प्लस बीटा। और इसके बाद उन्होंने मुझे आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करने को बोला। आइगन वेक्टर्स का कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है a माइनस लैम्डा इक्वल टू x इक्वल टू 0, जो यहाँ पर x आइगन वेक्टर्स a b मैंने a लिया था। और लैम्डा इक्वल टू 3 बीटा के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो आएगा अल्फा माइनस बीटा 2 बीटा अल्फा माइनस बीटा ए बी इक्वल टू 0 0। तो यहाँ पे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 2 इक्वेशंस आएगा यहाँ पर। एक आएगा ए इंटू अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इंटू बी इक्वल टू 0 और आएगा 2 बी बीटा ए प्लस बी इंटू अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0। यहाँ से हम अल्फा माइनस बीटा का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो आएगा -2 बीटा ए बाई बी। इस यहाँ पर इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं ए इंटू अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू -2 बीटा इंटू बी। और यहाँ हम कैलकुलेट अल्फा माइनस बीटा का जो वैल्यू है यहाँ से अगर पुट करें तो आएगा -2 बीटा स्क्वायर बाई बी इक्वल टू -2 बीटा बी। और कैलकुलेशन करने के बाद आएगा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर और ए इक्वल टू बी। तो यहाँ पर जो एक आइगन वेक्टर्स आएगा वो आएगा 1 1। इसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही देख के बताना है कि और एक आइगन वेक्टर्स क्या होगा। तो यहाँ पर हम हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो आइगन वेक्टर का जो प्रॉपर्टी होता है, जो ऑर्थोगोनल होता है, वो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे यहाँ पर। और a1 b1 एक अनदर आइगन वेक्टर मैंने लिया था, तो a1 b1 इंटू 1 1 इक्वल टू 0। इसको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर आएगा a1 इक्वल टू -b। तो जो और एक जो आइगन वेक्टर यहाँ पर आएगा वो आएगा 1 -1। उसके बाद एक मैट्रिक्स जो एक फंक्शन दिया था 2 0 एट ये दिया था t इक्वल टू 0 टाइम पे, एट t इक्वल टू 0 टाइम पे। और एक लेटर टाइम t पे ये आइगन फंक्शन का इवोल्यूशन क्या होगा वो उन्होंने वो पूछा था। तो हम इसको एक लीनियर कॉम्बिनेशन पे लिख सकते हैं 1 1 प्लस 1 माइनस 1। तो 1 1 का लिए जो एनर्जी आइगन वैल्यू है वो है 3 बीटा और 1 -1 के लिए है 2 अल्फा प्लस बीटा। वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर जो होता है e⁻⁻i e t बाई इसका, यहाँ पर e का जो वैल्यू है इसके लिए एक बार 3 बीटा और एक बार 2 अल्फा प्लस बीटा यूज़ करेंगे। तो हमारे पास एट लेटर टाइम t के लिए ये फंक्शन इवोल्यूशन क्या होगा ये आ जाएगी। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स से उन्होंने पूछा था मुझे एक इंटरनल एनर्जी का फॉर्म इस तरह से दिया हुआ था U इक्वल टू 3/2 NKT प्लस B क्यू। और इसके लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है वो कैलकुलेशन करने के लिए बोला था। हम जानते हैं डी इक्वल टू माइनस पी डी वी प्लस टी डी एस। अगर यहाँ से हम डेल भी लिखते हैं तो आएगा माइनस पी प्लस टी डेल एस डेल वी। और यहाँ पर हम मैक्सवेल्स का जो इक्वेशन है वो अगर यूज़ करें तो डेल एस डेल वी इक्वल टू डेल पी डेल टी।
तो डेल यू डेल भी हम यहाँ से लेकर डेल यू डेल भी का जो वैल्यू आएगा यहाँ से डेल यू डेल भी जो आएगा 3 बीटा बी स्क्वायर। ठीक, तो इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये है ए कांस्टेंट टी में। तो इसको फर्दर कैलकुलेशन करने के बाद आएगा p प्लस 3b वी स्क्वायर इक्वल टू टी डेल पी डेल टी और डी टी बाई टी इक्वल टू डी पी बाई पी प्लस 3b वी स्क्वायर। इसका अगर हम इंटीग्रेटिंग करें, इंटीग्रेट करने के बाद आएगा एल एन टी इक्वल टू एल एन पी प्लस 3b वी स्क्वायर प्लस एल एन सी। और हम जानते हैं पी वी इक्वल टू आर टी, पी वी इक्वल टू आर टी। यहाँ से टी अगर हम यहाँ पे रिप्लेस करें तो पी वी बाई आर, और उसके कैलकुलेशन करने के बाद आएगा माइनस एल एन आर इक्वल टू एल एन पी प्लस 3b वी स्क्वायर बाई पी वी प्लस एल एन सी। और इसके बाद सी प्राइम कैलकुलेशन करने के लिए उन्होंने एक बाउंड्री कंडीशन दिया था मुझे, वो की है कि एज ए लार्ज वॉल्यूम वी टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए। तो वी टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए ये टर्म तो 0 हो जाएगा, इसलिए माइनस एल एन आर इक्वल टू एल एन सी प्राइम 1 बाई आर इक्वल टू सी प्राइम। सी प्राइम का जो वैल्यू है, सी प्राइम का जो वैल्यू है सी बाई पी वी। और एट वी टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये जो इक्वेशन है ये इस टर्म ये एक्चुअली आइडियल गैस के लिए नहीं है, ये एक्स्ट्रा टर्म है। लेकिन एट वी इक्वल टू इन्फिनिटी क्या होता है कि रियल गैस भी आइडियल गैस में ट्रांसफर हो जाता है। तो इसलिए जो क्लैपेरॉन इक्वेशन है पी समान एन बाई वी के टी, ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो इस करने के बाद सी इक्वल टू एन के टी बाई आर ये आएगा। इसके लिए जो इक्वेशन है ये इस फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि फॉर एडियाबेसिक प्रोसेस एक V1 से V2 एक प्रोसेस है, और T1 to T2 हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें T1 पता है तो हमें पता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पी वी और गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है और पी वी इक्वल टू आर टी होता है। और ये गैस इक्वेशन यहाँ से हम पी वी अगर रिप्लेस करें आर टी बाई वी, देन आर टी भी गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि टी भी पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू सी प्राइम एक कॉन्स्टेंट है। इस इक्वेशन के यूज़ करके हम लिख सकते हैं T1 V1 पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 पावर गामा माइनस 1, और T1 बाई T2 इक्वल टू V2 बाई V1 गामा माइनस 1। यहाँ से T2 इक्वल टू V1 बाई V2 गामा माइनस 1 इंटू T1। ऐसे हम T2 कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें V1 V2 एक प्रोसेस जो दिया गया है और T1 हमें पता है। तो नेक्स्ट उन्होंने मुझे कुछ ग्राफ्स पूछे थे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स के लिए। और इसके बाद उन्होंने पूछा कि एट एक्स इक्वल टू 0 में इसका ग्राफ का नेचर क्या होगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है एट एक्स इक्वल टू 0 में। उसके बाद उन्होंने पूछा एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। और यहाँ इसका में भी मुझे पूछा कि यार एक्स इक्वल दिस एक्स इक्वल टू 0 ये रीजन है, यहाँ पर एक ग्राफ कॉन्टिन्यूस या फिर डिसकॉन्टिन्यूस है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस ग्राफ का जो एक्स इक्वल टू 0 और इस जो नया जो रीजन है इसमें हम इसका वैल्यू फाइनाइट वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस यहाँ पर भाई ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। और एक ग्राफ दिया था एक्स स्क्वायर एक्स माइनस मॉड एक्स का।
इस ग्राफ में भी मुझे पूछा कि यार x इक्वल टू 0 में इस ग्राफ का नेचर क्या होगा। हम देख सकते हैं कि x इक्वल टू 0 में इसका जो नेचर है वो है पैराबोलिक। और उसके बाद मुझे पूछा इलेक्ट्रोडायनामिक्स से। मुझे पहले बोला कि एक दो प्लेट है, एक में प्लस चार्ज है और एक में है नेगेटिव चार्ज, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा। तो मैंने ये ड्रॉ करा ऐसे। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि दो प्लेट है, उसके बीच में एक परफेक्ट कंडक्टर है स्फीयर, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा। तो इसके लिए मैंने ड्रॉ करा है ऐसे। तो हम जो परफेक्ट कंडक्टर है उसके स्फीयर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए ये परपेंडिकुलर होगा सरफेस स्फीयर के सरफेस के साथ। और इसके बाद उन्होंने पूछा कि अगर ये बहुत फर्दर मतलब बहुत दूर है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होगा। उसके लिए मैंने फिर ऐसा ड्रॉ किया। तो उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है। और नेक्स्ट जो उन्होंने पूछा कि यहाँ पर जो स्फीयर के परफेक्ट कंडक्टर है इसके अंदर कोई फील्ड लाइन नहीं है, तो ऐसा क्यों है। इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से, जो डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डेल टी इक्वल टू 0 है, तो वहाँ से लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ जे इक्वल टू माइनस डेल टी। और जे इक्वल टू हम जानते हैं जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, तो वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। और सिग्मा डेल डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू माइनस डेल टी ए होगा। और जो डिफरेंशियल फॉर्म्स होता है गॉस लॉ का, वो होता है डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। वो वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे सिग्मा रो बाई एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस डेल टी। और इसके बाद अगर हम रीअरेंज करें इसको, तो डेल रो इक्वल टू माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन डेल टी होता है। इसको इंटीग्रेट करने के बाद वो आएगा जो एल एन रो इक्वल टू माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन और टी प्लस एल एन सी। और सी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस कंडीशन से कि टी इक्वल टू 0 टाइम में जो डेंसिटी चार्ज डेंसिटी है वो रो नॉट था, तो रो बाई रो नॉट इक्वल टू ई टू माइनस सिग्मा टी बाई एप्सिलॉन नॉट। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रो इक्वल टू रो नॉट ई टू माइनस सिग्मा टी बाई एप्सिलॉन। यहाँ पर जो परफेक्ट कंडक्टर होता है उसके लिए हम जानते हैं कि सिग्मा जो होता है सिग्मा टेंस टू इन्फिनिटी होता है। तो इस टर्म को एक फाइनाइट मतलब एक वैल्यू देने के लिए जो टी होगा वो टी को टेंस टू 0 होना चाहिए। इसके लिए जो यहाँ पर जो चार्ज है उसको इस सरफेस पे जाने के लिए बहुत कम टेंस टू 0 टाइम लगता है। इसके लिए इसलिए ही तो जो इनसाइड परफेक्ट कंडक्टर के इनसाइड में कोई चार्ज नहीं रहता और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर 0 होता है। तो यही था मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। थैंक यू।